स्टूडेंट्स, वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ लाइफ प्रोसेसेस जो कि है एक्सक्रीशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स और एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, स्पेशली ह्यूमंस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन थोड़ा सा डिटेल में देखा जाएगा। किडनी क्या है, कैसे यूरिन प्रोड्यूस होता है, किडनी फेलियर के केस में क्या करा जाता है, उस पेशेंट को कैसे ट्रीट करा जाता है, ये सब चीज़ें देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करा जाए। एक्सक्रीशन, अब सबसे पहले है हमारे पास टॉपिक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो ये आपके एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा मेंशन भी है, बेसिक पॉइंट्स है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दैट इज आल्सो वेस्ट। तो बेसिकली बेटा एक्सक्रीशन मतलब क्या है, जो भी वेस्ट है ऑर्गेनिज्म का उसके रिमूवल के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस हो रहा है वो रिमूव हो रहा है, वो एक्सक्रीशन है। एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रांसपिरेशन, ये भी वेस्ट रिमूवल है। पिछले वीडियो में आपको बताया था ट्रांसपिरेशन क्या है ना। मैनी वेस्ट कैन बी स्टोर्ड इन द लीव्स, बार्क एक्सेट्रा विच फॉल ऑफ फ्रॉम द प्लांट। जब लीव्स जो है बेटा, जब वेस्ट हो गया वो लीफ के सेल्स जो हैं उसमें वैक्यूल में स्टोर हो गया और वैक्यूल्स हैवी हो जाते हैं तो वो लीफ जो है वो डिटैच हो जाती है और पौधों से गिर जाती है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज गम्स, रेजिन्स इन ओल्ड जाइलम, और ये ओल्ड जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्रश हो जाएगा। Plants also excrete some waste into the soil around them, like you saw in the previous video when we were discussing transport. उसमें carbon dioxide which was produced during respiration was also removed from the roots. ठीक है, तो ये कुछ pictures हैं आपके लिए, इस पे आप देखिए। जैसे ये देखिए, जो गम्स लैटेक्स निकल रहा है प्लांट में से वो वेस्ट ही है जिसको हम लोग टैप करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लीफ में से या ब्रांचेस बार्क्स कट के, ये देखिए ये रेजिन है जो निकल रहा है। यू कैन सी दिस इज द रेजिन। ठीक है, ये क्या है, रेजिन है ना। ये जो आपको गमी सब्सटेंस यहाँ निकलते हुए दिख रहा है। और आप ये देखिए लीफ के मार्जिन्स पे से ये लीफ पे वाटर वेपर वगैरह जो है ये ट्रांसपिरेशनल लॉस हो रहा है। ये गटेशन है, गटेशन के थ्रू भी जो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो रहा है ना। रूट प्रेशर में जो एक्सेस ऑफ वाटर आ गया उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो ये गटेशन है मार्जिन ऑफ द लीफ से। गटेशन जिनको नहीं याद है वो हमारे चैनल पे प्रीवियस वीडियो जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स उस पर ज़रूर देखें। ठीक है, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में ये सारे प्रोसेसेस हैं। अब आइए देखा जाए जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन में या मैन में जो है देखा जाए। ठीक है, तो क्या है ये, तो देखिए एक्सक्रीशन इन मैन जो है, अरे भाई सिलेक्ट हो जाओ, हाँ, एक्सक्रीशन इन मैन जो है ये इसके लिए क्या है प्रोसेस, द रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो अलग अलग प्रोसेसेस हुए हैं, डाइजेशन हुआ है या रेस्पिरेशन हुआ है या और भी जो प्रोसेस सेल्यूलर फॉर्मेशन या ब्रेकडाउन हुआ, इसमें जो बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं। उनका उसमें जो भी वेस्ट है, देखिए मैक्सिमम चीज़ तो हमारी बॉडी रीयूज़ कर लेते हैं, रीयूटिलाइज कर लेती है, लेकिन उसमें बनने वाले जो वेस्ट है उसके रिमूवल को क्या बोला जाएगा, एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्लियर, तो इस एक्सक्रीशन के लिए क्या है, देखिए ये जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है बेटा इसको थोड़ा सा समझो। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है ये अक्सर क्या होता है, ये जो है एक्सक्रीटरी वेस्ट इज nitrogenous in nature. It is nitrogenous in nature. The excretory waste is nitrogenous. ठीक है, अब ये नाइट्रोजनस यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो तीन तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट हो सकते हैं, अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड। ठीक है, तो बेटा अगर वेस्ट जो है वो अमोनिया के फॉर्म में एक्सक्रीट हो रहा है तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा अमोनोटेलिक। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म कहलाएगा अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है वो क्या है, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म बेटा वही हो सकते हैं जिनके पास वाटर की रेडिली अवेलेबिलिटी हो, रेडिली वाटर अवेलेबल हो, ताकि वो इतना वेस्ट बना सके अमोनिया का, क्योंकि अमोनिया का फॉर्मेशन रिक्वायर्स लॉट ऑफ वाटर। तो जिनके पास वाटर का अबंडेंट सोर्स हो
वही जो है वो क्या होंगे, अमोनोटेलिक। वो क्या होंगे, अमोनोटेलिक। तो इसके एग्जाम्पल कौन हो गए, फिश, ठीक है, एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियंस, ठीक। यूरिया, जो यूरिया को वेस्ट करते हैं, जो यूरिया के फॉर्म में अपना वेस्ट रिमूव करते हैं, वो कहलाते हैं यूरियोटेलिक। क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक। तो बेटा जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल हैं वो फिश और एम्फीबियन। कौन से एम्फीबियन, लार्वा या टैडपोल ऑफ द एम्फीबियंस, ठीक है, लार्वा या टैडपोल स्टेज जो है वो एम्फीबियन का कैसा होता है, अमोनोटेलिक। वो कैसा होता है, अमोनोटेलिक। अब अगर यूरियोटेलिक की बात करें तो यूरियोटेलिक में एग्जाम्पल कौन कौन हो गया, मैन, ठीक, फ्रॉग। ये क्या वेस्ट रिमूव कर रहे हैं, यूरिया। यहाँ पे जो है मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर की ज़रूरत है। जैसे फ्रॉग जब लैंड पे रहता है तो वो क्या है, यूरियोटेलिक, ठीक। और आखिरी बचते हैं यूरिक एसिड जो करते हैं, उनको कहते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहेंगे, यूरिकोटेलिक। ध्यान दीजिएगा, यूरियो और यूरिको में डिफरेंस, ठीक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और ये सबने एक्सपीरियंस किया होगा, बढ़िया पेड़ के नीचे खड़े हैं और अपना जो है भाई खस्ते खा रहे हैं और ऊपर से सफ़ेद कुछ शर्ट पे या कुछ गिर गया, तो वो क्या है, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट ऑफ द बर्ड है, यूरिक एसिड। यहाँ पे पानी की इतनी स्केर्सिटी है, वाटर जो है बॉडी ने सारा रीएब्जॉर्ब कर लिया, तो यूरिनेशन में कुछ भी वाटर का लॉस नहीं हुआ। तो इसी वजह से यूरिन जो है वो सॉलिड पेस्ट जैसी हो जाती है, द यूरिन टर्न्स इनटू पेस्ट। तो जो बर्ड्स का अक्सर लोगों के ऊपर या गाड़ियों की सीट वगैरह पे गिर जाता है, पार्किंग में गाड़ी लगा के गए गिर गया वहाँ पे, तो वो क्या है, वो यूरिक एसिड जो उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो है। यहाँ पे सारा का सारा वाटर यूरिन से रीएब्जॉर्ब करके उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैन जो है जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या वेस्ट रिमूव कर रहा है, यूरिया, ठीक है, ये क्या वेस्ट रिमूव कर रहा है, यूरिया। फिश और जो भी एनिमल्स हैं जो पानी में एक्वाटिक एनिमल्स रह रहे हैं, जैसे पॉरीफेरन हो गए, है ना, ये सब क्या है, अमोनोटेलिक, क्योंकि इनको वाटर बहुत ज़्यादा रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनको पानी जब चाहिए होगा मिल जाएगा, है ना। और ये थोड़ा बहुत वाटर जो है, मतलब मैक्सिमम वाटर ये भी रीएब्जॉर्ब कर लेते, लेकिन ये यूरिन को सॉलिड नहीं कर देते, ये जो है सारा का सारा रीएब्जॉर्ब करके उसको पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं, अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो इस एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, अ पेयर ऑफ किडनी, ठीक है, अ यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और ये फिर से यूरिनरी ब्लैडर आ गया है, और एक यूरेथ्रा, ठीक है। तो अब पेयर ऑफ किडनी चाहिए, यूरिनरी ब्लैडर चाहिए और यूरेथ्रा चाहिए, ठीक है। और हमें चाहिए जो यहाँ पे नहीं मेंशन्ड है वो है यूरेटर। वो क्या चाहिए हमें, यूरेटर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर जो ट्यूब्स कनेक्ट करेंगे किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से, और एक यूरेथ्रा। तो आइए देखा जाए, स्ट्रक्चर देखा जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो ये देखिए, ये 3D स्ट्रक्चर है, ये आपकी किडनी है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है किडनी। किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और अगर किडनी की बात करें तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दो हिस्सों में बटी है किडनी, एक है कॉर्टेक्स और एक है मेडुला, ठीक है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। किडनी जो है वो दो हिस्सों में बटी है, कॉर्टेक्स और मेडुला, क्लियर। और यहाँ से जो निकल रहे हैं, जो किडनी से ट्यूब निकलती है, इसको कहते हैं यूरेटर। क्या कहेंगे, यूरेटर। और ये यूरेटर जाके ओपन होगा इनटू अ ब्लैडर, अ मस्कुलर ब्लैडर, जिसको कहेंगे यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहेंगे, यूरिनरी ब्लैडर। इसमें जो है रिसेप्टर लगे हुए हैं बेटा, सेंसरी रिसेप्टर। देखिए जब यूरिनेशन का सिग्नल आता है तो आपको पता चल जाता है ना कि हाँ भाई अब जाना है, अब तो निकलना है ना। वो तो हर पीरियड की बेल बजती है तो उसके बाद भी लोगों के सेंसेशंस आते हैं कि अब तो निकलना ही है, वॉशरूम जाना है, वो वाला नहीं, बट इसमें है, ठीक है, जो ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि हाँ भाई चलो अब इनको भेजो। और उसके नीचे जो है वो है यूरेथ्रा, जिसके थ्रू रास्ते जो है ये यूरिन बाहर जाएगा,
ठीक है। यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जो यूरिन के फ्लो को रेगुलेट करता है, उसको कहते हैं यूरिनरी स्फिंक्टर। ये जब ओपन होगा तभी यूरिन पास होगा। तो ये तो बिल्कुल के बिल्कुल जो है ब्रेन के कंट्रोल में है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा, इनवॉलेंटरी है, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि उस पॉइंट के बाद आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, द स्फिंक्टर विल ओपन, ठीक है, स्फिंक्टर विल ओपन। तो इट इज वॉलेंटरी ऑल्सो एंड इनवॉलेंटरी ऑल्सो, यू कैन कंट्रोल द स्टिमुलस ऑफ यूरिनेशन अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट, but after a point, after beyond a certain time it becomes involuntary and the sphincter opens and the urine is passed out। तो ना चाहते हुए भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये किडनी में आप देखिए पेयर ऑफ किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये जो आपको ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, तो जो रेड है ये रीनल आर्टरी है और जो ब्लू है वो रीनल वेन है, ठीक है। तो किडनी तक जो ब्लड लेके आ रहे हैं वो है रीनल आर्टरी, और जो किडनी से ब्लड लेके हार्ट को वापस जा रहे हैं वो है रीनल वेन, ठीक है। तो किडनी में जो है बहुत सारे इसके जो बेसिक यूनिट है वो प्रेजेंट होते हैं नेफ्रॉन, ठीक। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। तो ये बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन। क्या बोल रहे हैं, नेफ्रॉन। द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो बेसिक यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, ये है नेफ्रॉन। अक्सर बच्चे नेफ्रॉन के डायग्राम में न्यूरॉन बना देते हैं या न्यूरॉन के डायग्राम में नेफ्रॉन बना देते हैं। किडनी नेफ्रॉन है, ब्रेन में या नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन है, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब देखिए ये आपको यहां दिख रहा है, ये किडनी, ये जैसे मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन है, किडनी दो हिस्सों में डिवाइडेड है, ठीक है। और ये सब आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, रीनल पिरामिड्स। ये क्या है, रीनल पिरामिड्स, ठीक है। अब देखिए इन्हीं में क्या प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर जो कि है नेफ्रॉन। ये क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो देखिए भाई एक कप लाइक स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन में, यहां बनाए अगर उसको हम, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोल रहे बाउमेंस कैप्सूल। क्या बोल रहे हैं, बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है, बाउमेंस कैप्सूल। इस बाउमेन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो है वो प्रेजेंट है, यहां पे उसको बोलेंगे, ये देखिए एक तरफ मैंने मोटा बनाया एक तरफ पतला बनाया। तो देखिए आर्टरी स्प्लिट्स इनटू आर्टेरियोल, ये मैंने आपको ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस में पढ़ाया था। तो रीनल आर्टरी ने अपने ब्रांचेस बना लिए, जो आने वाली ब्रांच है जो ग्लोमेरुलस में बाउमेंस कैप्सूल में आ रही है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और जो यहाँ से जाने वाली ब्रांच है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलेंगे, इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, क्लियर। तो इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है भाई। तो दोनों के डायमीटर में डिफरेंसेस देखिए, थिकनेस ध्यान रख के बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद ये बाउमेंस कैप्सूल के बाद एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आएगा, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद एक हेयर पिन यानी यू पिन लाइक स्ट्रक्चर जो है वो आएगा, ठीक है, ये हेयर पिन या यू पिन लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर से एक कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल आएगा और फिर जो है एक ऐसे स्ट्रक्चर आएगा, ठीक। अब देखिए इनकी लेबलिंग्स करें तो ये तो बाउमेन कैप्सूल हो गए, ये जो ट्यूब्यूल है इसको कहते हैं PCT यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी ये कॉन्वुलेटेड मतलब बेटा देखिए कन्वर्जन्स है उसमें, ठीक है, प्रॉक्सिमल मतलब नियर, पास। तो P से पास, P से प्रॉक्सिमल, जो बाउमेन कैप्सूल के पास है वो PCT है, ठीक, और जो बाउमेन कैप्सूल से दूर है ये DCT है, D से दूर और D से डिस्टल, तो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, ये हो गए यहाँ पे, फाइन। और ये भाई हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर कौन है, तो ये है लूप ऑफ हेनले। कौन है ये, लूप ऑफ
हेनले, ठीक। और अंत में जो ये है कलेक्टिंग डक्ट, ये है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में बनाने को आता है तो आप ये डायग्राम बनाइए, ठीक। इसके ऊपर जो है यहाँ पे नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको दिखाई देंगे, वहां पे भी दिख रहे होंगे ये सब यहाँ पे, ठीक। ये इसको बोलेंगे वासा रेक्टा, क्या बोलेंगे? वासा रेक्टा, ठीक है। तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस नहीं लेबल किया बेटा, ये जो बॉल है ऑफ कैपिलरीज ये है ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये है ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस, बाउमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट एंड वासा रेक्टा, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज या बॉल ऑफ कैपिलरीज इज ग्लोमेरुलस। कप लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पे फिल्टरेशन होगा वो बाउमेंस कैप्सूल, इसमें बहुत छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हैं, या अल्ट्रा फिल्टरेशन होगा, अभी आगे देखेंगे। पीसीटी है यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो जो है आप अगर ये स्ट्रक्चर देखें, ये जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, ये देख रहे हैं आप नेटवर्क, ये है वासा रेक्टा, ठीक। तो ये आप यहाँ पे देखो बेटा, ये आपका बाउमेंस कैप्सूल है, इसमें ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको लेबल करके दिखा देती हूँ, ये बाउमेंस कैप्सूल है, एक सेकेंड, ये लो, हाँ, ये बाउमेंस कैप्सूल, ये ग्लोमेरुलस, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक। और ये जो आपको यहाँ पे ट्यूब्यूल दिखाई दे रहा है, ये है पीसीटी, ये है येलो वाला लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, ये है डीसीटी और ये है आपका कलेक्टिंग डक्ट बेटा। ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो और ये जो इसके ऊपर नेटवर्क लगा हुआ है ये ब्लड कैपिलरीज का, ये है वासा रेक्टा, ठीक है। तो ये तो हो गया बेसिक यूनिट ऑफ द किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। क्या क्या है इसमें? ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। अब आगे देखें तो ये जो है प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। देखिए प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन में क्या है भाई, यहाँ पे देखा जाए तो ये एक वीडियो है, देखिए ज़रा, इसमें रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड आ रहा है पूरी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट लेकर, और जो है ये एंटर कर रहा है किडनी में, फिल्टर होके रीनल वेन के थ्रू जो है प्योर ब्लड वापस चला जा रहा है। किस चीज़ से प्योर? ऑक्सीजनेट नहीं हुआ है यहाँ पे ब्लड, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट से रिमूव हुआ है। तो रीनल आर्टरी विल बी रिच इन नाइट्रोजनस वेस्ट एंड रीनल वेन will not be having nitrogenous waste because the blood got filtered. तो किडनी में फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड जो है रीनल वेन के थ्रू बॉडी को वापस पहुंचा दिया गया, ठीक है। तो ये देखिए ये प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन है उसको हम लोग बोल रहे हैं यूरिन। वी आर कॉलिंग दैट प्रोडक्ट एज यूरिन, ठीक है, यूरिन, फाइन। तो ये जो फ्लूइड जो है ये लिक्विड स्टेट में हम लोग जो है एक्सक्रीट कर रहे हैं, और स्लाइटली येलो है यहाँ पे, ठीक है, स्लाइटली येलो कलर का है। ओडरलेस, वैसे तो हेल्दी इंडिविजुअल्स में ओडरलेस होता है, लेकिन देखिए जहाँ पे बहुत दिनों तक लोग यूरिनेट करते हैं और वॉश वगैरह नहीं करते, या जैसे रोड के किनारे, इंडिया में तो भाई बड़ा कॉमन है, लोग ये सब कहाँ हाइजीन का, लेकिन अब थोड़ा अवेयर हो गए हैं जब से मोदी जी ने स्वच्छ भारत बताया है। तो जो है आप देखेंगे वहाँ पे से आप पास करें तो एक सर्टेन स्मेल आती है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। वो क्या है? वो अमोनिया की पंजेंट ओडर है। वो अमोनिया
कहाँ से आया? क्योंकि यूरिया जो है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू अमोनिया और वो अमोनिया की स्मेल आती है। वैसे हेल्दी इंडिविजुअल में ओडरलेस है, ठीक है। तो आइए देखा जाए कैसे ये यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो 3 स्टेप्स लगते हैं यूरिन फॉर्मेशन में। ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, जिसको हम लोग अल्ट्रा फिल्टरेशन भी कहते हैं, अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। फिर आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, फाइन। तो ये तीनों स्टेप से एक एक करके देखा जाए। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन। देखो बेटा, जो ब्लड है एफरेंट आर्टीरियोल से थ्रू यहाँ ग्लोमेरुलस में आएगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ग्लोमेरुलस के थ्रू ये सारा जो है ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होके किस में जाएगा? बाउमेंस कैप्सूल में। किस में जाएगा? बाउमेंस कैप्सूल में, ठीक है। ये देखिए फिल्टर होके जा रहा है बाउमेन कैप्सूल में। क्या हुआ यहाँ पे? देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ फिल्टर होगी वो अंडर हाई प्रेशर होगी और प्रेशर इतना हाई है और बाउमेन कैप्सूल के पोर्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल हैं। इस वजह से ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन को अल्ट्रा फिल्टरेशन भी कहते हैं, ठीक है, अल्ट्रा फिल्टरेशन। क्यों? क्यों अल्ट्रा फिल्टरेशन कह रहे हैं? क्योंकि द फिल्टरेशन टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर, फिल्टरेशन टेक्स प्लेस अंडर हाई प्रेशर, ठीक है। और क्या है ये हाई प्रेशर कैसे डेवलप होता है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बहुत सारे ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो बीकॉप कहलाता है, ठीक है, ये सब यहाँ पे लग रहा है। ये हाँ, और दूसरा द पोर साइज ऑफ बाउमेंस कैप्सूल इज वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत छोटा पोर साइज है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें पास होंगी जो मतलब जो इस पोर साइज में फिट कर सके, जो इस पोर साइज को क्रॉस कर सके। अब यहाँ से ग्लोमेरुलस में जो एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू ब्लड आया उसमें से जो भी वेस्ट है वो बाउमेंस कैप्सूल में चला जाएगा और जो फिल्टर्ड ब्लड है वो इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू आगे चला जाएगा वापस बॉडी में। देखिए बेटा, हमने ब्लड को फिल्टर करके सिर्फ वेस्ट निकालना है, ब्लड नहीं निकालना है, नहीं तो यूरिन में ब्लड आने लगेगा ना। तो और बाकी फिल्टर्ड ब्लड वापस से चली जाएगी बॉडी में क्योंकि उसको हार्ट के पास वापस जाना है। तो ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन में एवरीथिंग कैन पास एक्सेप्ट प्रोटीन्स कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। बाउमेंस कैप्सूल के मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत बड़ा है, प्रोटीन का साइज, ठीक। तो जो फिल्टरेट ऑब्टेन होगा बेटा बाउमेंस कैप्सूल में उसको कहेंगे ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, ठीक है। क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। कहाँ पे पाया जाएगा? इन द बाउमेंस कैप्सूल। कहाँ मिलेगा? इन द बाउमेंस कैप्सूल, ठीक है। फिल्टरेशन के बाद जो भी फिल्टरेट अवेलेबल है बाउमेंस कैप्सूल में, क्योंकि बाकी ब्लड तो बॉडी को वापस चला गया, वो कहाँ चला जाएगा? बाउमेंस कैप्सूल में। उस फिल्टरेट को क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। और ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में क्या नहीं प्रेजेंट होगा? प्रोटीन्स। Proteins are not present in the glomerular filtrate because the size is big. They cannot cross the Bowman's capsule. They cannot cross the Bowman's capsule. That is why proteins are absent in glomerular filtrate. ठीक है? Absent in glomerular filtrate. ठीक है? Absent in glomerular filtrate. ठीक है? और देखिए ये जो प्रोसेस है ये प्रोड्यूस करता है एक दिन में आपका 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टरेट प्रोड्यूस होता है बेटा। एक दिन में 180 लीटर पर डे जो है ग्लोमेरुलर फिल्टरेट प्रोड्यूस होता है। पर इतना यूरिन हम लोग करते थोड़े हैं, हम तो भाई वी प्रोड्यूस ओनली 1 to 2 लीटर्स ऑफ यूरिन इन अ डे। तो बाकी सारा फिल्टरेट क्या होगा? अभी आगे देखिएगा, रीएब्जॉर्ब होगा।
ये रीएब्जॉर्ब होगा, यहाँ से सीधा हम लोग यूरिनेट नहीं कर देते, इसका अभी रीएब्जॉर्प्शन होगा। 180 लीटर अगर हम लोग यूरिनेट करें तो हम लोग को घरों में फिर बेडरूम या स्कूलों में क्लासरूम नहीं, सीधा सब वॉशरूम में ही बैठे, है ना भाई। जब 2 लीटर 1 लीटर 2 लीटर पे आदमी दिन में 4 बार 3 बार जा रहा है तो 180 लीटर तो पूरा दिन वही करेगा ना। तो 180 लीटर पर डे जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट है, और जिस रेट से ये ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन होता है उसको हम लोग कहते हैं GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे? अल्ट्रा फिल्टरेशन हुआ, प्रेशर बहुत हाई प्रेशर के अंडर फिल्टरेशन हुआ, और पोर साइज बहुत छोटा था, इस वजह से इसको हम लोग ने अल्ट्रा फिल्टरेशन बोला। जो फिल्टरेट ऑब्टेन हुआ वो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट कहलाता है, जो कि बाउमेंस कैप्सूल में चला गया। उसमें प्रोटीन्स नहीं होते क्योंकि पोर साइज बहुत बड़ा है। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्टरेट ऑब्टेन्ड है वो 180 लीटर्स है एक दिन का, और इस रेट को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट। ठीक, अब इसको हमें रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है। ठीक है, रीएब्जॉर्ब करने की ज़रूरत है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जो भी ग्लोमेरुलर फिल्टरेट हमें मिला है उसमें से चीज़ों को हम वापस लेना शुरू करेंगे, क्योंकि भाई हमें सारा कुछ वेस्ट में नहीं रिमूव करना, हमें उसमें सभी चीज़ें चाहिए। तो देखिए सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन जो है ये होगा आपका पीसीटी में, लूप ऑफ हेनले में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पीसीटी में ऑल शुगर्स, मोस्ट सॉल्ट एंड सम वाटर इज रीएब्जॉर्ब। जितना शुगर आया था, सॉल्ट आया था, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ये सब कुछ जो है यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएगा इन द पीसीटी। लूप ऑफ हेनले में अब जो आएगा यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ऑफ द फ्लूइड इज डिक्रीज्ड बाय एडिशन ऑफ सॉल्ट्स एंड रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा भाई कि वाटर जो है यहाँ पे वाटर जो है बाहर आ जाएगा और सॉल्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस लिम्ब को हम लोग जो है क्या कह रहे हैं? डिसेंडिंग लिम्ब कह रहे हैं, जो आ रहा है नीचे, और ये जो लिम्ब ऊपर जा रहा है इसको कह रहे हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, तो असेंडिंग लिम्ब और ये है डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब। ठीक, तो डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर बाहर निकाल लिया गया और सॉल्ट उसमें ऐड कर दिया गया, क्योंकि हमने वाटर पोटेंशियल कम कर दिया, और यहाँ वाटर पोटेंशियल जो है बढ़ गया है। कैसे? इसमें वापस से वाटर ऐड कर दिया गया बेटा और NaCl निकाल लिया गया। तो इसका मतलब जो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है वो इम्परमिएबल टू वाटर है, और असेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू वाटर। डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू सॉल्ट, असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमिएबल टू सॉल्ट। मतलब वाटर विल एंटर in the ascending limb क्योंकि वहाँ अलाउड है, water will not enter in the descending limb because it is not allowed, not permitted, non permeable। ठीक है, तो अब आप देखिए असेंडिंग लिम्ब में वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से सॉल्ट रिमूव कर दिए गए हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यहाँ ATP खर्च हुआ है क्योंकि सराउंडिंग मीडियम में भी सॉल्यूट ज़्यादा है और फ्लूइड में भी सॉल्यूट ज़्यादा है जो फिल्टरेट है, तो भी सॉल्यूट हम लोग बाहर रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, DCT में भी रीएब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस लाइक पोटेशियम एंड Na आयंस, ये सब होगा। अब जो कलेक्टिंग डक्ट में जाएंगे यहाँ से भी वाटर रीएब्जॉर्ब करके सराउंडिंग को दे दिया जाएगा। बेटा ये जो नेफ्रॉन के सराउंडिंग फ्लूइड है इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, और यहाँ पे जो भी चीज़ रीएब्जॉर्ब हो रही है वो वापस बॉडी को मिल जा रही है। ठीक है, क्या मिल जा रही है? वापस बॉडी को मिल जा रही है। ठीक है, तो जो भी चीज़ इसके अंदर रह जा रहा है वो वेस्ट जो है वो यूरिन बाहर चला जा रहा है। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन जो है बेसिकली कहाँ कहाँ हुआ? पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, फाइन यहाँ पे। और आप देखो इन सब में जब ये हुआ, ठीक है, इन सब में तो क्या क्या रीएब्जॉर्ब हुआ भाई? शुगर रीएब्जॉर्ब हुआ, सॉल्ट रीएब्जॉर्ब हुआ है। सॉल्ट किस फॉर्म में? आयंस के फॉर्म में। ठीक है, ये सब आयन जो है रीएब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है, ये आयंस रीएब्जॉर्ब हुए हैं। और क्या रीएब्जॉर्ब हुआ है? वाटर। ठीक है, और क्या रीएब्जॉर्ब हुआ है? वाटर, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा था, इतना ज़्यादा हमें रिमूव नहीं करना है,
तो 180 लीटर को रिड्यूस करके कितना कर दिया गया, 1 to 2 लीटर। और ये 1 to 2 लीटर जो फिल्टरेट है ये क्या है, यूरिन। ये फिल्टरेट क्या है, यूरिन। डेली आउटपुट ऑफ यूरिन इज 1 to 2 लीटर। अभी की लास्ट स्टेप है हम लोगों में जो प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ना है वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कहाँ पे हो रहा है, डीसीटी में। कहाँ हो रहा है, डीसीटी में। देखिए जो डीसीटी से लगी हुई कैपिलरी है, इसकी जो वॉल्स है कैपिलरी की बेटा, ये सिक्रीट करती हैं, द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी सिक्रीट आयंस लाइक पोटेशियम आयन, H+ आयन, यूरिया, ड्रग्स। ड्रग्स कौन से, वो वाले नहीं, चरस गांजा वाले नहीं, ड्रग्स मतलब मेडिसिनल, पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, ये सब जो है इसकी वॉल्स सिक्रीट करती हैं। और ये वॉल्स किस में डाल देती हैं, डीसीटी में, ताकि डीसीटी का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जा सके। डीसीटी का सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ाया जा सके, और ये जो है कहाँ पे चला जाएगा, यूरिन में। ठीक, ये वॉल्स ऑफ द जो है कैपिलरी अटैच टू द या क्लोज टू द डीसीटी जो है वो करेंगी। ठीक, तो यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स हो गए भाई। अल्ट्रा फिल्टरेशन या ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन, जहाँ पे बहुत ही हाई प्रेशर में ब्लड जो है वो फिल्टर हुआ, और ये ब्लड आया था एफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू, यहाँ से निकल गया इफरेंट आर्टीरियोल के थ्रू, और इसमें फिल्टरेशन में हाई प्रेशर जो है ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर में फिल्टर हुआ। पोर साइज जो है बाउमन्स कैप्सूल में बहुत छोटे थे। इस फिल्टरेट को बोला गया जो बाउमन्स कैप्सूल में एंटर हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट, जिसका वॉल्यूम था 180 लीटर पर डे। ये एक एवरेज है, ऐसा नाप के नहीं है, ऐसा एवरेज वैल्यू है। और इस फिल्टरेट में प्रोटीन्स नहीं पास कर पाए थे क्योंकि उनका साइज बड़ा है, तो वो बाउमन कैप्सूल के पोर साइज को क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर जो है आप देखेंगे कि अगला स्टेप आया था सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जिसमें पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में जो है जो भी फिल्टरेट, ग्लोमेरुलर फिल्टरेट में यूजफुल सब्सटेंसेस थे वो रीएब्जॉर्ब करके बॉडी को वापस दे दिया गया, और फिल्टरेट के वॉल्यूम को हाईली रिड्यूस कर दिया गया। और जो है उसके बाद थर्ड स्टेप है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो कि वॉल्स ऑफ द कैपिलरीज एट क्लोज टू द डीसीटी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस सिक्रीट करती हैं इनटू द डीसीटी टू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स इन द यूरिन। फाइन, तो आइए देखिए क्या रास्ता है। कलेक्टिंग डक्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन से जो है ये फिल्टरेट यानी यूरिन निकल के किडनी में रीनल पेल्विस, जो पेल्विक एरिया है के पास आएगा। ठीक है, और यहाँ से निकलकर जो है ब्लैडर से कनेक्ट होते हुए जो ट्यूब है वो यूरेटर है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर है जिसको बोलेंगे यूरिनरी स्फिंक्टर। ठीक है, क्या बोलेंगे, यूरिनरी स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर जब ओपन होगा तो यूरेथ्रा के रास्ते जो है यूरिन एक्सपेल हो जाएगा। इस एक्सपल्शन को बोलते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन। ठीक है, एक्सपल्शन ऑफ द यूरिन फ्रॉम द यूरेथ्रा इज नोन एज मिक्चुरेशन। फाइन, अब क्या होगा, ये जो स्फिंक्टर की ओपनिंग और क्लोजिंग है ये जो है गार्डेड है बाय द नर्वस कंट्रोल अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट एंड ऑल्सो वॉलेंटरी है। आप सर्टेन एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं यूरिन का जो पासिंग आउट, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये जो है इनवॉलेंटरी हो जाता है, उसके बाद तो स्फिंक्टर विल ओपन एंड इट विल बी पास्ड आउट। फाइन, आप देखिए आगे, देखिए यूरिन का सिग्नल जो है, यूरिनेशन का सिग्नल ब्रेन को पहुंचता है जब यूरिनरी ब्लैडर जो है आपका जो है फिल हो जाता है, वन फोर्थ फिल हो जाता है, तो मैसेजेस आने लगते हैं, माइल्ड मैसेजेस। हाफ फिल हो जाते हैं तो मैसेज और स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिलिंग यूरिनरी ब्लैडर का जैसे जैसे फिल्ड होता जाएगा, मैसेजेस उस तरह से जो इम्पल्सेस हैं आपको जो मिलेंगे वो जो है स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे। अब किडनी का एक और फंक्शन है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन भाई क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ, क्या है ये, ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो उसको बैलेंस करना जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। क्या बोलेंगे, ऑस्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक, अब जैसे आप ये देखो यहाँ पे
ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है, इससे लगी हुई जो कैपिलरीज है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज वगैरह, यहाँ से आप देखिए तो लगातार सॉल्यूट आएंगे फिल्ट्रेट में और वाटर निकल के वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक हार्मोन का नाम लिखा हुआ है यहाँ पे ADH। ADH हार्मोन का बेटा फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। इसको हम लोग और क्या कह सकते हैं, वैसोप्रेसिन, इसको हम लोग कह सकते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस करता है पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है, पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारा, जो मास्टर ग्लैंड है, उसके दो हिस्से, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक। अभी आगे अगले चैप्टर जब आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगी तो वहाँ डिटेल में बताऊंगी। अभी इतना जान लीजिए कि ADH और वैसोप्रेसिन जो है ये सिक्रीट होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी, ठीक। अब देखिए ADH का काम क्या है, जैसे मान लीजिए बॉडी में वाटर बैलेंस जो है वो कम हो गया, लो वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, लो वाटर बैलेंस इन द बॉडी। तो अगर बॉडी में लो वाटर बैलेंस है तो इसका मतलब यूरिन में ज़्यादा वाटर जाना नहीं चाहिए, इसका मतलब रीएब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, इसके लिए कौन सा हार्मोन है, ADH। तो लो वाटर बैलेंस के केस में ADH जो है वो इंक्रीज कर जाता है, और जब बॉडी में वाटर बैलेंस रिस्टोर हो जाएगा तो ADH का सिक्रीशन जो है वो बंद हो जाएगा। तो यानी कभी ऐसे व्रत जो निर्जला व्रत रखे जाते हैं जिसमें पानी नहीं पिया जाता, तो जो है उस केस में बॉडी में अगर कई दिनों तक ये लगातार चले तो उस केस में क्या हो जाएगा, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करना है बॉडी में, तो कौन से हार्मोन का लेवल ब्लड में हाई होगा, ADH का। ADH इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, देयरफॉर डिक्रीजेस द यूरिन आउटपुट। ADH इंक्रीजेस द रेट ऑफ रीएब्जॉर्प्शन, देयरफॉर डिक्रीजेस द यूरिन आउटपुट। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब अगर देखें ADH अनकंट्रोलेबली सिक्रीट होता गया और रीएब्जॉर्प्शन बढ़ता गया तो यूरिन में से सब कुछ रीएब्जॉर्ब हो जाता है और एक कंडीशन आ जाती है, उसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। हाइपर सिक्रीशन ऑफ ADH कॉजेस डायबिटीज इंसिपिडस, जो अगले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। अब ऑस्मो रेगुलेशन के बाद देखा जाए तो एक ये कंडीशन है, बहुत ही दुखद कंडीशन है, किसी को इसके साथ जीना पड़े तो ये बड़ा ही मुश्किल है। आर्टिफिशियल किडनी देना पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे उन लोगों को जिनकी किडनी फेल हो जाती है, ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी देना पड़ता है इन केस ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है। किडनी फेलियर के केस में जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ेगा। अब किडनी फेलियर जो है किसी भी रीज़न से हो सकता है, इन्फेक्शन था, कोई बीमारी थी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अब अगर किडनी फेल हो गया तो भाई बॉडी में यूरिया का अमाउंट जो है बढ़ जाएगा ब्लड में, तो हाई अमाउंट ऑफ यूरिया जो है बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाएगी एंड द पर्सन विल डाई, है ना। तो उस केस में उसको फिल्ट्रेशन के लिए क्या चाहिए, एक आर्टिफिशियल किडनी। और ये जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल किडनी में वेस्ट रिमूवल का, उसको कहते हैं हीमोडायलिसिस। जिस पेशेंट के साथ ये हो रहा होता है उसको हर 2-3 दिन पे जाके अपने ब्लड से यूरिया निकलवाना पड़ता है, फिर आके रहता है, फिर 2-3 दिन बाद जाता है और हीमोडायलिसिस कराता है। या तो बहुत सीवियर अगर हो जाता है तो घर पे ही डायलाइजिंग मशीन है, लगाना पड़ता है और उसी से काम चलता है। अब देखिए कैसे होता है, ये देखिए ये डायलिसिस मशीन है, आप देखिए तो ये एक ऐसे बॉक्स जैसा है, यहाँ पे रेगुलेटेड मॉनिटर लगा हुआ है जो आपका ब्लड में जो भी वैल्यूज़ है वो दिखाता रहता है। अब देखिए डायलिसिस मशीन में क्या होता है, बॉडी में जो है, थोड़ा सा समझिए इसको, बॉडी में ब्लड में जो है यूरिया का अमाउंट ज़्यादा है तो एक आर्टरी है यहाँ पे, रेडियल आर्टरी से ब्लड लेना है, लेकिन आर्टरी को कट करने का मतलब कि भाई ब्लड तो बहुत हाई प्रेशर से निकल जाएगा, है ना। तो एक फिस्टुला बनाते, मतलब आर्टरी और वेन के बीच में कनेक्शन बनाते, आर्टरियोवेनस कनेक्शन, आर्टरियोवेनस फिस्टुला। तो रेडियल आर्टरी जो है वो कनेक्ट कर जाती है टू अ वेन, ठीक है, अपना ब्लड जो है किस में डाल देगी, इनटू द वेन, ठीक है। इसी में
डायलिसिस का ट्यूब लगा दिया जाता है, ठीक है। डायलिसिस ट्यूब किस में लगाया जाएगा? इस कनेक्शन पे, इस जंक्शन पे लगेगा जहाँ पे ये आर्टरी जो है वेन के साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये देखिए ब्लड हम लोग डायरेक्टली आर्टरी से नहीं निकाल रहे, एक पॉइंट है जहाँ से हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है आर्टरी को वेन से, क्योंकि आर्टरी में बहुत हाई प्रेशर है बेटा, आर्टरी खोल दिया तो ब्लड फ्लो हम लोग रोक नहीं पाएंगे, ठीक। तो उस फिस्टुला पे से हम लोग जो है ब्लड निकाल रहे हैं, उस ब्लड में हाई यूरिया है, वो हाई यूरिया वाला ब्लड जो है वो जाएगा इनटू द डायलिसिस मशीन। उस डायलिसिस मशीन में बड़ा सारा सेलोफेन का शीट लगा होता है, सेलोफेन शीट्स लगे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? डायलिसिस फ्लूइड। उस डायलिसिस फ्लूइड में जो है सब कुछ है। अब ये ब्लड जो है ये गया, ठीक है, ये डायलिसिस ट्यूब के थ्रू ये जो है डायलिसिस मशीन में गया। इस मशीन में सेलोफेन शीट्स हैं, ठीक है, सेलोफेन शीट्स हैं, सेलोफेन ट्यूब्स कह सकते हैं। और यहाँ पे एक फ्लूइड फिल्ड है, डायलिसिस फ्लूइड, ठीक। ये डायलिसिस फ्लूइड का अगर कॉम्पोजिशन देखा जाए तो इट हैज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट यूरिया, ठीक है। तो प्लाज्मा का पूरा कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा माइनस यूरिया, यानी डायलिसिस फ्लूइड में सब कुछ होगा जो प्लाज्मा में होता है सिवाय यूरिया के। डायलिसिस फ्लूइड हैज एवरीथिंग विच प्लाज्मा हैज माइनस यूरिया, यूरिया विल नॉट बी देयर इन द डायलिसिस फ्लूइड, ठीक। तो जो बॉडी से ब्लड निकाला गया है वो इन सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू पास करेगा, जिन ट्यूब्स में क्या भरा हुआ है? डायलिसिस फ्लूइड, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा भाई? डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया नहीं है, ब्लड में यूरिया है, तो यूरिया निकल के डायलिसिस फ्लूइड में चला जाएगा और जो है बॉडी का ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा, ठीक। अब ये प्योर ब्लड जो है यहाँ पे प्योरीफाई होने के बाद यहाँ पे इट विल गो बैक टू द बॉडी, ठीक है, वेन में वापस डाल दिया जाएगा और वापस बॉडी को मिल जाएगा। तो जैसे आप ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि द ब्लड हैज बीन टेकन फ्रॉम द बॉडी एंड इट इज रिमूव फॉर क्लीनिंग, इट हैज एंटर्ड द डायलिसिस मशीन एंड आप ये देखिए सेलोफेन ट्यूब्स इनके थ्रू पास करेगा। यहाँ पे एक फ्लूइड भरा हुआ है, डायलिसिस फ्लूइड, जो कि यहाँ से जो भी वेस्ट निकल रहा है वो इसमें डाल दिया जा रहा है और वो बाहर रिमूव कर दिया जाएगा और प्योर ब्लड जो है वो वापस बॉडी को मिल जा रहा है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड का केस नहीं है बेटा, फिर से बता रही हूँ, यहाँ सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट रिमूवल का केस है, ठीक है। तो डायलिसिस पे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार बोर्ड में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर पूछा जाता है कि भाई डायलिसिस फ्लूइड और ब्लड प्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। तो प्लाज्मा जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया लेकर आया है, जबकि डायलिसिस फ्लूइड में यूरिया नहीं है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस जो है वो उन पेशेंट्स में करा जाएगा जिसमें किडनी फेलियर हो गया, इसको आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। तो बॉडी से एक जो है आर्टरी है, उसमें डायलिसिस ट्यूब आपका एक फिस्टुला बना के डाल दिया जाता है, ब्लड जाता है डायलिसिस मशीन में, ढेर सारे सेलोफेन शीट्स के थ्रू पास करता है ताकि रीएब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो वेस्ट का जो रिमूवल है वो एक्सचेंज जो है वो यूरिया का हो सके, कि यूरिया दे दिया जाए और बाकी प्योर ब्लड जो है वापस बॉडी में आ जाए। फाइन, तो ये तो हो गया हीमोडायलिसिस। और ये जो है अगला टॉपिक हम लोग ले तो ये है एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। देखिए सिर्फ किडनी के थ्रू वेस्ट रिमूवल नहीं हो रहा है, वेस्ट और भी रास्तों से रिमूव हो रहा है, जैसे कि स्किन से किस फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में, सॉल्ट वगैरह रिमूव हो रहा है। लिवर से जो है, लिवर में ही तो चलती है ऑर्निथिन सिट्रुलिन साइकिल, यहाँ पे होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, यहाँ पे होता है डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है। यूरिया का प्रोडक्शन जो है लिवर में ही होता है, ठीक है। और फिर रेक्टम, यहाँ पे बेटा कोलन जो है, यहाँ पे जब फीकल मैटर निकल रहा था तो उसके साथ बड़े सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस का रिमूवल भी जो है वो कोलन में से होता है। लंग्स के थ्रू क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, और बाकी किडनी तो है ही है, ठीक है। तो ये जो है आपके एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनी नहीं है इसमें, किडनी तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ठीक है। स्किन हो गया, लिवर हो गया, कोलन हो गया, लंग्स हो गए। स्किन के थ्रू स्वेट, लिवर के थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, यूरिया का प्रोडक्शन भी यहीं पे हो रहा है, यूरिया प्रोडक्शन,
ठीक है, और जो है लंग्स के थ्रू CO2 बाहर जा रहा है। ठीक है, अब देखते हैं अगला, किडनी स्टोन की एक वीडियो है मेरे पास, अगर आप देखें तो किडनी स्टोन्स बेटा कैसे हो जा रहे हैं कि कोई भी कैल्शियम या कैल्शियम ऑक्सलेट्स वगैरह के जो स्टोन्स हैं वो किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो वो स्टोन क्रिएट करते, कैसे उसको रिमूव करते देखा जाए। ये देखिए वीडियो, देखिए ये लेजर ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये सारा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सारा ब्राउन, ये क्या है, स्टोन है। तो ये किडनी के स्ट्रक्चर में देखिए कैसे इंसर्ट किया जा रहा है यहाँ पे, और लेजर की हेल्प से इसको रिमूव किया जा रहा है। ठीक है, किडनी स्टोन्स को यू कैन सी हाउ दे आर कैप्चर्ड एंड रिमूव्ड। ठीक है, चलिए अब देखा जाए तो क्या है कि ऑर्गन डोनेशन, ये देखिए एक बड़ा ही नोबल काम है। अभी जैसे हमने पढ़ा कि किसी का किडनी फेल हो गया तो हमें आर्टिफिशियल किडनी लगवानी है, नहीं अफोर्ड कर सकता, या जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ आपके सामने और जो है वो पर्सन इज डेड, देन व्हाट द पर्सन कैन बेस्ट डू टू रिमेन अलाइव इवन आफ्टर हिज डेथ इज टू डोनेट द ऑर्गन। You must register to donate organs and to a registered authority only। कोई इसका मिसयूज ना करे, बेचा खरीदा ना जाए, है ना, ये भी बड़ा होता है भाई। अंगों की भी तस्करी होती है, मानव अंगों की भी तस्करी होती है, स्मगलिंग होता है, किडनी के तो सबसे ज्यादा होती है। और आम तो हम लोग मजाक में भी कहते हैं कि भाई आईफोन खरीदना है तो किडनी बेच दो, या ये सब बातें। तो ये सब जो है आईफोन के लिए नहीं, लेकिन किसी की लाइफ बचाने के लिए जो है जरूर ये करना चाहिए। तो देखिए, it's a generous act of donating an organ to a person who suffers from non-function of organ। It can be done by the consent of the donor or his or her family। या तो आप हम लोग पहले से रजिस्टर करा लें, या मरने के बाद फैमिली जो है वो कंसेंट दे दे। Anyone regardless of the age or gender can become an organ and a tissue donor। आई का ऑर्गन डोनेशन जो है सबसे ज्यादा लोग करते हैं। ऐश्वर्या राय ने भी प्लेज किया हुआ कि वो अपनी आई जो है वो डोनेट कर देंगी। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कैन सेव और ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ द पर्सन। It is required because the recipient organs has been damaged or failed because of a disease or an injury। Now here in organ transplantation, organ donor से organ को surgically remove किया जाता है और recipient की body में surgically insert कर दिया जाता है। ठीक, most organ and tissue donation occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead। ठीक है, लेकिन कई organs ऐसे हैं जो जीते जी भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि फैमिली में ही हम लोग क्लोज रिलेटिव में ही ऑर्गन्स दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी का भी ऑर्गन किसी को दिया गया, है ना, थोड़ा सा ग्राफ्ट मैचिंग करना पड़ता है। ठीक है, या तो उस केस में फिर ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है सप्रेस किया जा सके। तो किडनी है, लिवर है, पार्ट ऑफ द लंग्स है, ये सब जो है जीते जी भी डोनेट किया जा सकता है। क्योंकि आप देखें तो लंग्स और किडनी जो है वो पैर में, ठीक है, और लिवर जो है वो रीजेनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो उसका एक पोर्शन भी काट के अगर हम लोग ने किसी को डोनेट कर दिया तो हमारा रीग्रो कर जाएगा, उसके में भी पूरा डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्गन डोनेशन जैसा नोबल जो एक्ट है उसके लिए ज़रूर सबको मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर आप देखें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन सबसे मिनिमम नंबर जो अगर ग्लोबल नंबर देखा जाए ऑर्गन डोनर्स का, तो उस लिस्ट में हम लोग आते हैं कि यहाँ पे ऑर्गन डोनर्स जो हैं वो बड़े कम है। 6000 7000 एनुअल नंबर जो हैं वो रजिस्टर्ड है ऑर्गन डोनर्स का। तो कई लोग जो है इसी चक्कर में मर जाते हैं क्योंकि उनको राइट टाइम पे राइट ऑर्गन जो है वो अवेलेबल नहीं कराया जा सकता। ठीक है, अब देखा जाए जो है कुछ क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देखा जाए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल बिकॉज एफरेंट आर्टीरियोल हैज लेस डायमीटर देन efferent arteriole, efferent has more diameter than efferent arteriole, both have same diameter, efferent capillary have more diameter than efferent capillary। तो देखिए ये तो पॉइंट कैपिलरी गलत है, सेम डायमीटर गलत है, लेस गलत है, क्या है efferent का मोर डायमीटर है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक, द लिक्विड विच कलेक्ट्स इन द कैविटी ऑफ द बाउमेन कैप्सूल इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, ग्लाइकोजन एंड वाटर, बाइल फॉर एक्सक्रीशन, क्या है ये? ब्लड प्लाज्मा माइनस ब्लड प्रोटीन, मतलब प्लाज्मा में जितना भी सब्सटेंस था बस प्रोटीन नहीं गया, बाकी सब कुछ है। चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी, किडनी टू यूरेटर, यूरेटर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए।
यहाँ पे द फिल्टरेशन यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन, न्यूरॉन, फिर से बता रही हूँ ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है नेफ्रॉन। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन देखा जाए तो एल्ब्यूमिन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन ब्लड प्लाज्मा अकाउंटिंग फॉर अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ ऑल प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है भाई। अ पर्सन वाज फाउंड टू हैव रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्लाज्मा एल्ब्यूमिन ड्यू टू किडनी डैमेज। विच ऑफ द लेबल पार्ट वुड यू एक्सपेक्ट टू बी द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज क्या है, जहाँ पे जिसकी वजह से भाई सेलेक्ट हो जाओ, हाँ ये हो पा रहा है। ठीक है, यानी यूरिन में जो है एल्ब्यूमिन आ रहा है, इस वजह से उनके प्लाज्मा में जो है एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो गया। सवाल समझ रहे हो? हमने जब ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस पढ़ा था वहाँ ब्लड का कंपोनेंट पढ़ा था, उसमें हमने प्लाज्मा पढ़ा था। तो प्लाज्मा कंटेन्स वाटर एंड प्रोटीन्स, जिसमें एल्ब्यूमिन जो है वो हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है एल्ब्यूमिन का। ठीक है, सबसे ज़्यादा। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसका टेस्ट हुआ तो पता चला कि उसके प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है और ये इसका रीज़न बताया जा रहा है किडनी डैमेज। ठीक, तो इसका मतलब एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि इसमें से जो भी लेवल पार्ट्स है उसमें बताओ कि किसमें गड़बड़ी है, प्राइमरीली गड़बड़ी है जिसकी वजह से पेशेंट को ये डैमेज सफ़र करना पड़े। तो सबसे पहले याद करिए हमने पढ़ा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जहाँ पे बाउमेन कैप्सूल इज अलाउइंग एवरीथिंग फ्रॉम द प्लाज्मा एक्सेप्ट द प्रोटीन, यानी गड़बड़ी किसमें है, बाउमेन्स कैप्सूल में। अब लेबलिंग देखिए यहाँ पे बाउमेन कैप्सूल की है कौन सी। ठीक है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो है ये आपका क्या है, बाउमेन्स कैप्सूल, ये आपके आर्टेरियोल्स हैं जो हैं, ये आपका डीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है और पीसीटी है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, पी ओनली, यानी सिर्फ बाउमेन कैप्सूल में गड़बड़ी होने की वजह से प्लाज्मा एल्ब्यूमिन, देखिए प्राइमरी है, एक्सपेक्ट टू बी द प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज। वैसे तो प्रॉब्लम जो है भाई प्रोटीन एक बार चला गया तो उसके रीएब्जॉर्प्शन के लिए जगह नहीं है, कैसे रीएब्जॉर्ब होगा, है ना। तो इफ इट हैज पास्ड इट विल गो। प्राइमरी साइट ऑफ डैमेज क्या है, गड़बड़ी कहाँ से हुई, क्यों प्रोटीन अलाउ हुआ, बाउमेन्स कैप्सूल की वजह से। आ रहा है समझ में? ऐसे अब देखिए रोट लर्निंग के लिए सीबीएसई में अब कोई जगह नहीं है, कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन करिए। ठीक है, आगे देखिए, यूरिकोटेलिक एनिमल्स आर दोज विच एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रिडोमिनेंटली इन द फॉर्म ऑफ यूरिकोटेलिक। ठीक है, सॉरी यूरियोटेलिक, तो आंसर क्या हो जाएगा, यूरिया। पढ़ने में बिल्कुल गड़बड़ी मत करिएगा, जैसे मैंने किया, यूरिकोटेलिक यानी यूरिक एसिड, यूरियोटेलिक यानी यूरिया। Now the blood vessels which leads blood into Bowman's capsule is, कौन है, which vessel, efferent arteriole। ठीक है, now name the hormone which maintains the solute potential in the blood of the human body. What will happen if this hormone is not released in sufficient amount? solute potential कौन है जो मेंटेन कर रहा है, ADH। कैसे, reabsorption of water करा के। What if this hormone is not released in certain sufficient amount? यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा, बॉडी से वाटर लॉस जो है वो बढ़ जाएगा। वाटर लॉस जो है, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी, लॉस फ्रॉम द बॉडी विल इंक्रीज। ठीक है, वाटर लॉस फ्रॉम द बॉडी विल इंक्रीज। क्लियर? ठीक है, तो ये जो है भाई हमारा ये वीडियो जो है वो एंड हो गया। अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्सक्रीशन इन प्लांट्स कैसे होता है, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा क्या क्या एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कौन क्या वेस्ट रिमूव कर रहा है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ा हमने, जिसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर पढ़ा, फिर बेसिक यूनिट ऑफ किडनी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन पढ़ा हमने, फिर हमने ऑस्मो रेगुलेशन पढ़ा, किडनी फेलियर के केस में जो हीमोडायलिसिस होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई के लिए, मैं फिर बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, वो पढ़ा हमने। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर हमने किडनी स्टोन्स का एक किडनी स्टोन रिमूवल का एक वीडियो देखा, ऑर्गन डोनेशन जैसे सेंसिटिव टॉपिक में थोड़ा सा बात किया हमने, और फिर जो है हम लोगों ने एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखे, और कुछ क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो क्रिस्प क्वेश्चन हैं, वो हमने देखा। तो ये जो है लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो सेशन में, और लाइफ प्रोसेसेस में सारे टॉपिक्स कवर हो गए।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तब तक एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस लगाइए, वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।